चलिए नेक्स्ट चैप्टर है अपना उत्तर प्रदेश की नदी, झीलें, सिंचाई के साधन। तो प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह कहाँ से कहाँ है? तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है, कहाँ से? बिजनौर से। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला कौन सा है? बदायूं है। आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट के रूप में कौन सा है? तो गंगा नदी में है, कहाँ से कहाँ तक? तो प्रयागराज से हल्दिया तक। केंद्र द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? 2008-9 में। प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश पूछा जाए कहाँ से होता है? तो उत्तर प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश सहारनपुर से होता है। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है यमुना। रामगंगा नदी का प्रदेश में प्रवेश कहाँ से होता है? तो रामगंगा नदी का प्रदेश में प्रवेश बिजनौर कालागढ़ से होता है। आगे दिया गया है कि जौनपुर, सुल्तानपुर व लखनऊ स्थित है, कहाँ पर? गोमती नदी के तट पर। गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो फुलहर झील से है, पीलीभीत से। शालिग्रामी व नारायणी नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो शालिग्रामी व नारायणी नदी के नाम से गंडक नदी को जानते हैं। अब देखते हैं नदियों के किनारे बसे प्रदेश और प्रमुख नगर तो कौन कौन से हैं। देखिए गंगा नदी के किनारे देखा जाए तो गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, शेरपुर और बलिया हैं। यमुना नदी के किनारे बसे हैं बागपत, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कौशाम्बी। राप्ती नदी गोरखपुर, रामगंगा नदी के किनारे मुरादाबाद, सोन नदी के पास सोनभद्र, मंदाकिनी नदी चित्रकूट, सई प्रतापगढ़, हिंडन नदी गाजियाबाद। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा नलकूप है। कितना % है नलकूपों का जिसके द्वारा सिंचाई की जाती है? तो 71.2% है ना। नहर इसके बाद सेकेंड नंबर पर नहर द्वारा सिंचाई की जाती है तो 18.2% है। तीसरे नंबर पर तालाब, झील, कुएं हैं जहां से हम 10% करते हैं सिंचाई। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूछी जाए तो कौन सी है? प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है तो पूर्वी यमुना नहर है 1830 से। आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि प्रदेश में तालाब व पोखरों से सिंचाई की जाती है, कहाँ पर? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में नहरें कहाँ पर हैं? रायबरेली में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि प्रदेश की नहर जो जल विद्युत उत्पादन का केंद्र है वह उसका नाम है ऊपरी गंगा नहर। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? तो शारदा नहर। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर कहाँ है? झांसी में और बेतवा नदी पर है। आगे दिया गया है कि हथनी कुंड बैराज किस नदी पर है? यमुना नदी पर है और यह 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान। नेक्स्ट है कि बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना कहाँ पर है? सोन नदी पर है और यह 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। आगे है कि गोकुल बैराज परियोजना किस नदी पर है? यमुना नदी पर है और आगरा तथा मथुरा की पेयजल समस्या निदान के लिए इसकी स्थापना की गई थी। आगे दिया गया है कि लवकुश बैराज परियोजना किस नदी पर है? तो लवकुश बैराज परियोजना गंगा नदी पर है। यह कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराती है। आगरा बैराज कहाँ पर है? तो यमुना नदी पर है, आगरा को पेयजल देती है। गंगा जल परियोजना कहाँ से संबंधित है? तो दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप है और यह नोएडा तथा गाजियाबाद को लाभ प्रदान करती है। अब देख लेते हैं प्रमुख झीलें, ताल, कुंड। तो रामगढ़ ताल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में है। बखीरा झील कहाँ है? संत कबीर नगर में। फुलहर झील कहाँ है? पीलीभीत में। करेला झील कहाँ है? लखनऊ में। करेला झील कहाँ है? लखनऊ में। औंधी ताल कहाँ है? वाराणसी। लौंधी ताल कहाँ है? सुल्तानपुर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिरसी जलाशय कहाँ है? तो सिरसी जलाशय जिरगो जलाशय मिर्जापुर में है। मोती झील गौड़ झील के नाम कहाँ पर है? रामपुर। बरुआ सागर लक्ष्मीताल झांसी। शुक्रताल मुजफ्फरनगर। अलवारा झील कौशाम्बी। दरवन झील अयोध्या। मदन सागर झील महोबा। दहर झील हरदोई में है। आगे देखते हैं कि नौह झील कहाँ है? मथुरा, ठीक। और शेखा झील कहाँ है? अलीगढ़। आगे देखते हैं कि मेजा जलाशय बांध कहाँ पर स्थित है?
तो मेजा जलाशय बांध बेलन नदी पर स्थित है। अर्जुन बांध नहर कहाँ पर स्थित है? अर्जुन बांध नहर अर्जुन नदी पर हमीरपुर में है। धसान नहर कहाँ है? तो बेतवा नदी पर है, झांसी हमीरपुर। राजघाट बांध व नहर परियोजना किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर। इसमें उत्तर प्रदेश और एमपी को फायदा है। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर है? रिहंद नदी, और है कहाँ? सोनभद्र। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश वन वन्यजीव से संबंधित रिपोर्ट, है ना। IFSAR 2019 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के संदर्भ में क्या क्या दिया गया है। तो देखिए, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की गई। ठीक, और यह कब से प्रकाशित की जा रही? तो 1987 से प्रकाशित की गई। और इस बार यह कौन सी रिपोर्ट थी? तो 16वीं रिपोर्ट थी। चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं क्या विस्तार से दिया गया है। देखिए, दिया गया है कि यह रिपोर्ट संपूर्ण भारत में वनों के प्रकार, विस्तार तथा वन संसाधनों के आकलन पर प्रस्तुत की जाती है। इसमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के संबंध में विशेष तथ्य दिया गया है। तो देख लेते हैं कौन कौन से तथ्य दिए गए हैं। देखिए, ISFR के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितने हैं? तो 16,582 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है? तो 6.88% है। ठीक, उत्तर प्रदेश का। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में आरक्षित वनों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में आरक्षित वन है 72.79%। आगे क्या है कि कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में संरक्षित वन क्षेत्र कितने हैं उत्तर प्रदेश में? तो 6.98% है। आगे, कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में अवर्गीकृत वन कितने हैं? तो 20.23% है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? ये जो रिपोर्ट आई थी ISFR के द्वारा 2019 में के अनुसार राज्य में वनाच्छादन पूछा जाए तो कितना है? तो राज्य का वनाच्छादन है 6.15%, अर्थात कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो 14,805 किलोमीटर वर्ग में। आगे दिया है कि ISFR 2017 की तुलना में राज्य के वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है कितनी? तो 126.65 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। आगे दिया है कि उत्तर प्रदेश में वृक्षादन, है ना, कितना है? तो 3.05% है। वर्ग किलोमीटर में पूछा जाए तो 7,342 वर्ग किलोमीटर में उत्तर प्रदेश में वृक्षादन है। आगे दिया है कि राज्य के कुल क्षेत्रफल में झाड़ियाँ कितनी हैं? तो झाड़ियाँ कुल क्षेत्रफल में पूछा गया है तो 0.24% है, अर्थात 587 वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। तो देखिए, प्रदेश के सर्वाधिक व सबसे कम वन क्षेत्रफल कहाँ है? तो प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र पूछा जाए तो सोनभद्र में है, और कम वन क्षेत्रफल किसका है? भदोही का है। प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो जिले में है सोनभद्र, जहाँ पर 2,540 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल फैला है। आगे दिया गया है कि प्रदेश का न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा? अब यहाँ पर न्यूनतम की बात की गई है और जिला पूछा गया तो संत रविदास नगर है, और भदोही है 3.12 वर्ग किलोमीटर। आगे दिया है कि सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला है लखीमपुर खीरी, है ना। यहाँ पर 804.91 वर्ग किलोमीटर अति सघन वन क्षेत्रफल है। आगे दिया गया है कि सर्वाधिक मध्यम सघन व खुले वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो है सोनभद्र। आगे दिया गया है कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल परसेंट वाले जिलों का क्रम बताइए। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल परसेंट वाले जिलों का क्रम क्या है? और प्रतिशत में पूछा गया है ना, तो देखेंगे पहला है सोनभद्र, दूसरा है चंदौली, तीसरा है पीलीभीत, चौथे नंबर पर मिर्जापुर और पांचवें पर है चित्रकूट। अब आगे देखेंगे कि सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिले क्रमशः कौन से हैं, जहां पर सबसे कम 1% है। तो संत रविदास नगर, मैनपुरी, देवरिया, बदायूं और मऊ है।
आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि प्रदेश के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं। प्रदेश के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं सोनभद्र, खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत और चित्रकूट हैं। प्रदेश के सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले का नाम बताइए। तो प्रदेश के सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं संत रविदास नगर, मऊ, मैनपुरी, संत कबीर नगर और देवरिया हैं। आगे दिया गया है कि सामान्यतः प्रदेश में पाए जाने वाले वनों का प्रकार कैसा है। तो सामान्यतः प्रदेश में पाए जाने वाले वनों का प्रकार है उष्णकटिबंधीय वन। आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे है कि प्रदेश में वृक्षारोपण में बढ़ोतरी करने हेतु ऑपरेशन ग्रीन योजना का प्रारंभ कब हुआ। तो ऑपरेशन ग्रीन योजना का प्रारंभ 1 जुलाई 2001 को किया गया। देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना हुई थी 1956 में, है ना। आगे दिया गया उत्तर प्रदेश में प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी 1977 में, ठीक। और कहाँ पर, तो यह हुआ था लखीमपुर। 1987 से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, है ना, पीलीभीत को। आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। हाँ जी, आगे दिया गया है कि प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है। तो उसका नाम है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। कहाँ पर है, चंदौली। स्थापना हुई थी 1957 में। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कहाँ है, तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा, ठीक। आगे की सबसे छोटा वन्यजीव विहार कहाँ है, क्या नाम है उसका, तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है कहाँ, ललितपुर में। फैला कितने वर्ग किलोमीटर में है, तो 5.4 वर्ग किलोमीटर में यह फैला है। आगे देखते हैं कि प्रमुख वन्य जीव विहार। तो किशनपुर वन्य जीव विहार कहाँ है, लखीमपुर खीरी में। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार कहाँ है, बहराइच में। कैमूर वन्य जीव विहार कहाँ है, तो मिर्जापुर सोनभद्र में। कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ है, वाराणसी में। और सुहागी बरवा वन्य जीव विहार महाराजगंज में स्थित है। आगे दिया है कि राज्य का सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है। तो राज्य का सबसे पुराना पक्षी विहार है नवाबगंज पक्षी विहार। कहाँ पर है, उन्नाव। स्थापना 1984 में की गई। सबसे बड़ा पक्षी विहार कहाँ है, लाख बाहोश पक्षी विहार, कन्नौज, 80 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सबसे छोटा पक्षी विहार कहाँ है, पटना पक्षी विहार, एटा, है ना। और कितने वर्ग किलोमीटर में, तो 1 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। आगे दिया गया है कि प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार कौन कौन से हैं। तो प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार है बखिरा पक्षी विहार। कहाँ है, बस्ती, संत कबीर नगर। बखिरा पक्षी विहार, बस्ती, संत कबीर नगर। सुरहाताल पक्षी विहार, बलिया। पार्वती अरंगा वन्यजीव विहार, गोंडा। शंडी पक्षी विहार, हरदोई। आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। आगे दिया गया है कि प्रदेश के अंतर्गत शामिल वन्यजीव विहार संरक्षण केंद्र कितने हैं। तो 12 वन्यजीव विहार हैं और 13 पक्षी विहार हैं। वृक्ष बंधु पुरस्कार वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। कब, तो वृक्ष बंधु पुरस्कार 2007-8 से चालू किया गया। उत्तर प्रदेश में कछुआ प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो सारनाथ, वाराणसी में है। आगे देखते हैं कि प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए हरित पट्टी योजना चलाई गई। कब, तो हरित पट्टी योजना चलाई गई थी 2012-13 से। तो चलिए आगे की क्लास फिर से शुरू करते हैं और यह क्लास उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित है ना। तो देखिए आगे क्या दिया गया है कि सूफी संत शेख निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान कहाँ है। तो जन्म स्थान पूछा गया है, इनका जन्म स्थान बदायूं में है। नेक्स्ट है कि सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का इक़्तादार था। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का इक़्तादार था, तो बदायूं का था। आगे दिया है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज़ या शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो 10 मई 1857 से मेरठ से हुई थी। नेक्स्ट है कि वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ के अन्य नाम क्या है। वाराणसी के निकट स्थित है सारनाथ, इसका अन्य नाम क्या है। तो इसका अन्य नाम है ऋषिपत्तनम या मृगद। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मृगदाव, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या दिया गया है। देखिए आगे दिया गया है कि भगवान बुद्ध का पहला उपदेश
जिसे क्या कहा जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ पर हुआ था, सारनाथ में दिया था। धामेक स्तूप, धर्मराज का स्तूप कहाँ पर है, सारनाथ में स्थित है। बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवज्ञा की अनुमति दिया था, कहाँ पर, शंकिसा में। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक 25 वर्ष का काल व्यतीत किया कहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा अपना जो समय इन्होंने व्यतीत किया था कहाँ पर किया था, श्रावस्ती में किया था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। आगे है, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खली गोशाल का जन्म स्थान कौन सा है, तो इनका जन्म श्रावस्ती में हुआ था। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ है, मथुरा में है। कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी मूर्तिकला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र क्या था, तो इनका प्रमुख केंद्र था मथुरा। प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध जहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे बिठूर कहते हैं, है ना, बिठूर में था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया गया है कि बेगम समरू द्वारा बनवाया गया विशाल चर्च कहाँ पर है, उसका नाम है सरधना, मेरठ में। पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ कहा जाता है किसे, तो पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ के नाम से चक्र तीर्थ या नैमिषारण्य कहा जाता है। जैनों की काशी किसे कहा जाता है, तो जैनों की काशी हस्तिनापुर को कहा जाता है। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि प्रसिद्ध संत सैयद सालार व मसूद गाजी की दरगाह कहाँ पर है, तो इनकी दरगाह बहराइच में है। नगर महोदय या श्री के उपनाम से प्रसिद्ध नगर कौन सा है, तो उसे कन्नौज कहते हैं। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे दिया है कि आगरा की स्थापना कब हुई थी, 1504 में हुई थी। किसके द्वारा की गई, तो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था, तो मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र आगरा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। आगे दिया गया है कि प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार कहाँ पर स्थित है, तो इनकी मज़ार स्थित है देवा शरीफ, बाराबंकी में। महाजनपद काल में पूर्वी और दक्षिणी पांचाल जनपद की राजधानी कंपिल किन महाभारत कालीन चरित्रों का जन्म स्थान रहा है, तो द्रौपदी और द्रोणाचार्य का जन्म स्थान रहा है। ठीक, आगे दिया गया है हाँ जी, आगे दिया गया है कि महाजनपद काल में मल्ल गणराज्य की राजधानी क्या थी, तो कुशीनगर थी, है ना। और कुशीनगर पर भगवान बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, इसलिए वहाँ पर इनका महानिर्वाण स्थल भी है। किसके शासनकाल में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लाई गई, तो किसके शासनकाल में, नवाब आसफ उद्दौला के काल में। आगे दिया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि प्रेम मंदिर स्थित है कहाँ पर, तो प्रेम मंदिर वृंदावन में स्थित है। कृपालू जी महाराज इसके संस्थापक हैं। आगे दिया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है, तो गाजीपुर में स्थित है। क्रांति नगर के नाम से विख्यात शहर कौन सा है, तो मेरठ है। हींग व गुलाल नगरी के नाम से प्रसिद्ध नगर कौन सा है, हाथरस है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या दिया गया है। चलिए देखते हैं, चौरी चौरा किस जिले में स्थित है, तो चौरी चौरा किस जिले में स्थित है, गोरखपुर में स्थित है। विश्व का प्राचीनतम जीवंत शहर कौन सा है, काशी वाराणसी। उदयन वासवदत्ता की कथा संबंधित है कहाँ से, कौशाम्बी से। प्रसिद्ध जेके मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कानपुर में स्थित है। भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो भारत माता मंदिर वाराणसी में स्थित है। आगे दिया गया है कि प्रसिद्ध प्रतिष्ठान पुरी व ऋषभ देव की तपस्थली कहाँ पर है, तो झूसी प्रयागराज में है। आगे दिया है कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस मनाया जाता है 14 फरवरी को। और इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो वर्ष 2016 से। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी का प्रारंभ कब हुआ, तो उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी का प्रारंभ 2014 में किया गया। मंदिरों और घाटों का नगर किसे कहा जाता है, तो वाराणसी को कहते हैं। आगे दिया गया है कि चित्रित धूसर
मृदभांड से संबंधित अतरंजी खेड़ा स्थित है कहाँ पर? तो एटा जिले में स्थित है। स्वामी हरिदास कहाँ निवास करते थे? तो निधिवन वृंदावन में निवास करते थे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ गया है कौन सा? तो उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति से संबंधित नेक्स्ट चैप्टर है। क्या दिया गया है देखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कौन सा दिया है। अगला चैप्टर है कला एवं संस्कृति से संबंधित, है ना। उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति से संबंधित चैप्टर है। देखिए इसमें दिया गया है कि प्रदेश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, कलात्मक विकास के संरक्षण, प्रदर्शन, अध्ययन हेतु संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो संस्कृत विभाग की स्थापना 1957 में की गई थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, इसकी स्थापना कहाँ की गई? लखनऊ में। कब की गई? 1963 में की गई। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। स्थापना पूछी जाए तो 1988 और 89 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ के हैं? तो मौर्यकालीन है। मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ था किस काल में? गुप्त काल में। मुगल चित्रकला शैली की नींव पड़ी किसके समय से? तो हुमायूं के समय से। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है किसके काल को? तो जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। उत्तर प्रदेश कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1911 में की गई। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन है? तो इनका नाम है असित कुमार हलदार, है ना। और किस शैली का प्रारंभ किया था? तो वास टेम्पा शैली का प्रारंभ इनके द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि बुद्ध का गृहत्याग के चित्रकार कौन है? तो इनका नाम है रणवीर सक्सेना। सत्यम शिवम सुंदरम के चित्रकार पूछे जाएं तो इनका नाम है शिवनंदन नौटियाल। रामलीला के चित्रकार कौन है? भवानी चरण ग्यू। आगे दिया है कि संगीत का बाइबिल की संज्ञा किसे दी जाती है? तो संगीत के बाइबिल कहे जाते हैं भरत मुनि, और इनका है क्या? नाट्य शास्त्र। ध्रुपद शैली में ईरानी शैली का मिश्रण कर ख्याल गायन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो ख्याल गायन का आविष्कार किया गया था अमीर खुसरो के द्वारा। आगे देखते हैं कि तबला एवं सितार का आविष्कार भी अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि भारत का विशाल चित्रकला संग्रहालय भारत कला भवन की स्थापना कब की गई? 1950 में। है कहाँ पर? वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है कहाँ से? बनारस घराना से। विंध्यादीन शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज और अच्छन महाराज संबंधित थे किससे? कथक से। नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो द्वारा प्रारंभ किए गए ख्याल गायन को शीर्ष पर पहुंचाने का श्रेय है किस घराने को? तो रामपुर घराना को। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कौन सा? कथक। कथक नृत्य का प्रणेता उन्नायक किसे कहा जाता है? तो कथक नृत्य का प्रणेता या उन्नायक कहते हैं ठाकुर प्रसाद को। आगे दिया गया है कि कथक में ठुमरी गायन का समावेश किसके द्वारा किया गया? बिंदादीन के द्वारा किया गया। तो अब देखते हैं प्रमुख लोकगीत, है ना। प्रमुख लोकगीत उत्तर प्रदेश के कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो कजरी, कजरी कहाँ गाया जाता है? मिर्ज़ापुर वाराणसी में। कजरी कहाँ गाया जाता है लोकगीत? मिर्ज़ापुर वाराणसी में। बिरहा कहाँ गाया जाता है? ये भी लोकगीत है, यह पूर्वांचल की तरफ गाया जाता है। सोहर कहाँ गाए जाते हैं? तो अवध और पूर्वांचल के क्षेत्र में सोहर गाए जाते हैं। आल्हा कहाँ गाया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। इसुरी फाग कहाँ गाया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। होरी फाग और रसिया किस क्षेत्र में? ब्रज क्षेत्र में गाए जाते हैं। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य, है ना। तो देखिए ख्याल नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ब्रज क्षेत्र से संबंधित हैं। धुरिया, राई, दीप, देवी, कार्तिक, शौरा और पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित हैं। आगे दिया है कि नटवरी, कठघोड़वा, धोबिया, कहरउआ और धीवर ये कहाँ पर नृत्य होते हैं? तो पूर्वांचल क्षेत्र में। जोगनी और कलाबाजी, जोगनी और कलाबाजी अवध क्षेत्र की तरफ किए जाते हैं। कर्मा, कर्मा बहुत बार पूछा गया है ना। तो कर्मा, कर्मा नृत्य सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। राहुला बुंदेलखंड में। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। आगे है आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है?
आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं। प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य कौन कौन से हैं? तो प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य पूछे गए हैं रामलीला, रासलीला, नौटंकी है। रामलीला देखा जाए तो रामनगर, वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या में होता है। रासलीला ब्रज क्षेत्र में होता है और नौटंकी कानपुर तथा हाथरस में प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं कि राज्य में सर्वाधिक 86 मेलों का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो राज्य में सर्वाधिक 86 मेलों का आयोजन मथुरा में किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रमुख मेले व आयोजन स्थल। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और उनका आयोजन कहाँ किया जाता है? तो देखिए, बटेश्वर मेला किससे संबंधित है? पशु मेला से संबंधित है। कि यह आयोजन कहाँ किया जाता है? आगरा में। नौचंदी मेला मेरठ। ददरी मेला पशु मेला से संबंधित है, होता कहाँ है? बलिया में। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़। हरिदास जयंती मेला निधिवन वृंदावन। देवा शरीफ मेला बाराबंकी। सैयद सालार मेला बहराइच। गोला गोकर्णनाथ खीरी। नककटैया मेला वाराणसी। चलिए इसके साथ अन्य देखते हैं कि देखिए, शाकांबरी देवी मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर। खिचड़ी मेला गोरखपुर। चैत्र रामनवमी मेला अयोध्या। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है कि हिंदू मुस्लिम एकता का सुलह कुल महोत्सव कहाँ किया जाता है? आगरा। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज। ताज महोत्सव आगरा। कबीर महोत्सव मगहर संत कबीर नगर। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं कि इसके बारे में दिया गया है कि उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब की गई? 1975 में की गई। राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ पर है? मथुरा में। और स्थापना कब की गई? 2003 में। प्रदेश में 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं। कहाँ कहाँ पर हैं? तो गोरखपुर, कुशीनगर और पिपरहवा है ना, सिद्धार्थनगर जिसे कहा जाता है। आगे दिया है कि खड़ी बोली का विकास सौरसेनी से हुआ है। इसके अन्य नाम क्या हैं, है ना? तो खड़ी बोली के हैं, इसे कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी और सरहिंदी के नाम से भी जाना जाता है। आगे है कि ब्रज क्षेत्र अर्थात मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और कासगंज आदि में प्रयुक्त ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली में बोली जाने वाली अवधी का विकास हुआ है अर्धमागधी से। प्रदेश में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली कौन सी है? तो उपबोली है भोजपुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार कहाँ पर है? प्रयागराज में है। स्थापना हुई 1949 में। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ है? कौशाम्बी में। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? प्रयागराज में। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में। प्रदेश में कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय मथुरा में है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि खड़ी बोली के विकास में प्रारंभिक महत्वपूर्ण योगदान किसका है? अमीर खुसरो का है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं ना। अगला चैप्टर हमारा है उत्तर प्रदेश की शिक्षा एवं साहित्य से संबंधित। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में की गई थी। प्रारंभ में किस कॉलेज के रूप में यह स्थापित हुआ था? तो प्रारंभ में इस कॉलेज को मेयर सेंट्रल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालय कब बने? तो इसका निदेशालय बना था 1972 में। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में की गई। नेक्स्ट, शिक्षा मित्र योजना, इसका प्रारंभ होता है 2001 में, जिसमें प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाना, ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ग्राम में शिक्षा सेवा का अवसर प्रदान करना था। शिक्षा मित्र योजना के तहत शिक्षा मित्रों का चयन किया गया ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा। आगे दिया गया है कि एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो BHU है। आगे है कि 614 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ कब किया गया? तो 2001-2 में, और इसमें सभी को शिक्षा और सभी को ज्ञान देना था। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में बालिकाओं की शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना प्रारंभ की गई। कब प्रारंभ की गई थी? तो यह प्रारंभ की गई थी 2004 में।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील योजना का प्रारंभ कब हुआ। तो मिड डे मील योजना 1995 में आरंभ की गई थी। आगे दिया गया है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को सर्व शिक्षा अभियान में कब शामिल कर लिया गया। तो 2007-8 में से शामिल किया गया। कल्प योजना अर्थात किससे संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से। स्थापना हुई थी 1998 में। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या दिया गया है कि भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न विषयों की शिक्षा किसके द्वारा दी गई। तो विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट अर्थात विद्या वाहिनी योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए था कब चालू किया गया। तो मार्च 2009 में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई, 1989 में। और कहाँ पर की गई, लखनऊ में। उर्दू को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1989 में। आगे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय नाम क्या है, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज। इसकी स्थापना 1998 में की गई। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 1976 में कहाँ की गई, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में है। स्थापना 1976 में की गई। तो इस तरह हमने देखा कि 1976 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान दोनों 1976 में और लखनऊ में किए गए। नेक्स्ट है कि कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है, आगरा में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी कहाँ है, लखनऊ में। स्थापना हुई थी 1972 में। आगे है कि उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है, लखनऊ में। भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा। विश्व भारती पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा विश्व भारती पुरस्कार दिया जाता है। आगे दिया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया। भारत का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ है, तो यह है चित्रकूट में, जिसे जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है और स्थापना 2001 में हुई थी। आगे देखते हैं कि भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी अर्थात इसकी स्थापना प्रयागराज में 1927 में की गई। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश में पूछे जाएं तो सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय 4 हैं। कौन कौन से हैं, तो BHU वाराणसी का, AMU अलीगढ़ का, BRAU अर्थात यूनिवर्सिटी लखनऊ और आपका ये प्रयागराज का है ना, AU। चलिए आगे देखते हैं, ये सब शॉर्ट फॉर्म में दिए गए हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि 2 विशेष केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, कौन कौन से, तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी, स्थापना की गई थी 2014 में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में है। तो ये 2 विशेष केंद्रीय विश्वविद्यालय थे। आगे दिया गया है कि केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान कहाँ पर है, सारनाथ वाराणसी में। आरोग्य व कल्याण पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया जाता है, गोरखपुर से। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र जिसका नाम है उदंत मार्तंड के संपादक पंडित जुगल किशोर निवासी कहाँ के थे, कानपुर के। आगे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश से निकलने वाला प्रथम हिंदी पत्र कौन सा है, तो इसका नाम है बनारस अखबार। संपादक थे इसके गोविंद नारायण दत्ते और स्थापना मतलब कब से संपादित किया गया, तो 1845 में। प्रदेश से निकलने वाला उर्दू का पहला अखबार कौन सा है, तो सरदल अखबार है। प्रकाशन स्थल इसका कहाँ से है, आगरा से 1846। हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका जिसका नाम क्या है, सरस्वती का प्रकाशन होता था कहाँ से, प्रयागराज से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विकलांगों को प्राविधिक शिक्षा के उद्देश्य से डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर स्थापना की गई, कानपुर में 1996-97 में। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे, तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संस्थापक राष्ट्र रत्न के नाम से प्रसिद्ध शिव प्रसाद गुप्त थे। भारत माता मंदिर कहाँ है, तो भारत माता मंदिर इसके संस्थापक थे और ये किसमें प्रकाशित किया गया, तो हिंदी दैनिक आज में प्रकाशित किया गया।